हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी फिजिक्स क्लास। स्टूडेंट्स, आज इस फिजिक्स क्लास में हम लोग एप्लीकेशंस ऑफ गाउस लॉ के उपयोग के बारे में हम अध्ययन करेंगे। स्टूडेंट्स, इसके पहले वाले चैप्टर में हम लोगों ने गाउस लॉ, इसके पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने गाउस लॉ के बारे में अध्ययन किया था। थोड़ी सी दो लाइन हम 2 मिनट उस पर चर्चा करेंगे। गाउस लॉ है, हो सकता है कि आप अभी पहला वीडियो ही देख रहे हो, इसलिए ये बताना जरूरी है। गाउस लॉ क्या कहता है कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला, अगर ये कोई बंद पृष्ठ है, इसमें आवेश Q है, तो हम कहते हैं किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स से इस बंद पृष्ठ में उपस्थित कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। मीनिंग दैट इसको हम लिखे थे कि फाई ई इज इक्वल टू, हमने लिखा था Q/ε0, Q/ε0 हमने लिखा था। और फाई ई के लिए आपने जानते हैं कि इसको हम लिखते हैं क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी एस। ये हो जाएगा आपका, हो जाएगा Q/ε0। स्टूडेंट्स, इस तरह से हम पहले फाई ई का मान निकालेंगे। आज के क्लास में पहले फाई ई का मान निकालेंगे, फाई ई का मान निकाल करके ई का मान निकालेंगे। हम इसका उपयोग करके आज यूनिफॉर्मली चार्ज, चाहे स्फीयर हो, हॉलो स्फीयर हो, या वायर हो, प्लेन शीट हो, इन सब का हम इसके सब के कारण जो है विद्युत क्षेत्र निकालने की कोशिश करेंगे और विद्युत क्षेत्र निकालने के बारे में समझेंगे। यहाँ पर एक चीज और मैं आपको बता दूं कि हम लास्ट वाले लेक्चर में एक गाउसियन सरफेस की चर्चा किए थे। गाउसियन सरफेस का मतलब होता है कि ऐसा सरफेस जिस पर हम गाउस लॉ का उपयोग करते हैं, जिस पर हम गाउस लॉ को लागू करते हैं, उसी को हम गाउस सरफेस कहते हैं। इसकी हमने कैरेक्टरिस्टिक्स आपको बताया था कि यह जो है, पहली इसका प्रॉपर्टी क्या थी कि जो हम बनाए थे, इस पर ध्यान रखें कि यह जो है अबाउट चार्ज, इट शुड बी सिमेट्रिकल। किसी चार्ज के परिता यह जो है आपका सममित होना चाहिए। दूसरा चीज, उस बिंदु से यह जो है पृष्ठ गुजरना चाहिए जिस बिंदु पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तीसरा इसका पॉइंट था कि यह जो है क्लोज्ड होना चाहिए, बंद होना चाहिए, ताकि हम स्पष्ट कर सकें कि कौन सा आवेश इस जो क्लोज सरफेस है, इस सरफेस के बाहर है और कौन सा आवेश इसके अंदर है। इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा कि यह जो है क्लोज्ड होना चाहिए। ये क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए आपका कि ये जो हम सरफेस लेते हैं, यह जो आपका क्लोज्ड होना चाहिए। लास्ट एक पॉइंट और हम विशेष रूप से चर्चा किए थे, वो ये था कि ये गाउसियन सरफेस ऐसे बिंदु से नहीं गुजरना चाहिए जहां पर बिंदु आवेश पॉइंट चार्ज के थ्रू ये नहीं गुजरना चाहिए, पॉइंट चार्ज से होकर नहीं जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर ये पॉइंट चार्ज से होकर के जाएगा तो क्या हो जाएगा यहाँ पर कि पॉइंट चार्ज पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, या इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड डिफाइंड नहीं है। अगर वहां पर डिफाइंड नहीं है तो उस बिंदु से आप लेकर जाएंगे तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड को ज्ञात नहीं कर पाएंगे। यह उस पॉइंट चार्ज से नहीं गुजरना चाहिए, उसकी बहुत करीब हो सकता है लेकिन उस पॉइंट पर नहीं होना चाहिए। रीजन से इसके बाद एक जो इम्पोर्टेंट पॉइंट इसमें जो है आपको याद करने योग्य है या आपको जानना चाहिए, इस गॉस थ्योरम में जो हमने इस इक्वेशन को लिखा, इस रिलेशन को लिखा है, इसमें जो ई है, रिजल्टेंट इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ऑल द चार्जेस एग्जिस्टेंस इन द स्पेस। ये आवेश इसके बाहर है, बाहर है अथवा अंदर है, कहाँ है इससे हमें कोई लेना देना नहीं है, बल्कि हमको क्या देखना है कि जो सबका रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है वही ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। लेकिन जो हमने आवेश राइट साइड में आवेश Q को लिया है, यह आपका आवेश Q कहाँ होना चाहिए, इनसाइड द क्लोज्ड सरफेस। केवल हम किसकी चर्चा करेंगे, इनसाइड द क्लोज्ड सरफेस, क्लोज्ड सरफेस की ही हम चर्चा करेंगे। इस नियमों का उपयोग करके, इन कुछ मुख्य बातों का उपयोग करके हम आज अपने इसके गॉस थ्योरम के एप्लीकेशन की चर्चा करेंगे। गॉस थ्योरम को देखेंगे कि इसका क्या क्या उपयोग कर सकते हैं हम। सबसे पहले एक आसान सा लेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। पहले एक आसान लेंगे हम, क्या होगा,
इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। यद्यपि आपने इसको बड़े आसानी से निकाल सकते हैं, पॉइंट चार्ज के कारण आप जानते हो कि E बराबर आपका होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई आर स्क्वायर। ये हम इसका उपयोग करके किए थे कूलॉम्स लॉ का। हम यहाँ पर क्या करेंगे कि आज हम इस पर गॉस लॉ का उपयोग करेंगे। यहाँ किसका उपयोग करेंगे? गॉस लॉ का उपयोग करेंगे। इसके लिए हम क्या देखते हैं, सबसे पहले हम देखते हैं कि सपोज दैट हमारे पास एक प्लस चार्ज Q है। इस चार्ज Q से R दूरी पर कोई पॉइंट हमने ले रखा है, पॉइंट P। इस पॉइंट P पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की गणना करना है। We have to calculate electric field due to the point charge plus Q at point P, which is at R distance from point Q, जो R distance पर है। इसके लिए हम क्या करेंगे? एक गॉसियन सरफेस बनाएंगे। एक हम कल्पना करेंगे, एक ऐसे पृष्ठ की कल्पना करेंगे कि जो बंद पृष्ठ हो और इस आवेश के परिमित हो, इस आवेश के सम्मित हो, यानी जितना इधर हो उतना इधर हो, उतना ऊपर हो उतना अंदर हो। ऐसे सरफेस की अगर आप कल्पना करें तो एक समान रेडियस का R दूरी की अगर रेडियस लेकर के हम एक स्फीयर बनाएं तो यह जो है आवेश के अबाउट जो है, इस चार्ज के अबाउट क्या होगा? सम्मित होगा। तो हम क्या करेंगे? एक गॉसियन सरफेस बनाएंगे जो होगा एक स्फीयर होगा। जो इसका गॉसियन सरफेस हम बना रहे हैं, आपका क्या हो जाएगा? ये गॉसियन सरफेस एक क्या होगा? एक यह स्फीयर होगा जो पॉइंट P से पास होगा। एक गॉसियन सरफेस बनाएंगे जो पॉइंट P से हमारा पास हो रहा है, और इस पॉइंट P पर एक छोटा सा सरफेस लेंगे, एक छोटा सा सरफेस लेंगे ds। एक छोटा सा सरफेस सपोज करेंगे कि इस पॉइंट P पर एक छोटा सरफेस हम ले रहे हैं ds, एक छोटा सा सरफेस ले रहे हैं ds। स्टूडेंट्स, ये प्लस Q आवेश है, प्लस Q चार्ज है। इससे जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगी चारों तरफ अपवर्ड होगी, आउटवर्ड होगी। आप जानते हो कि इसके आउटवर्ड रेडियली आउटवर्ड होता है। रेडियली आउटवर्ड होने का मतलब यहाँ भी इससे जो है इसके परपेंडिकुलर होगा, ये इसकी दिशा इलेक्ट्रिक फील्ड की होगी। और ds, ये अगर हम स्मॉल एरिया लिए तो इसका जो है एरियल वेक्टर जो होगा ds, ये भी इसी की दिशा में होगा। एरियल वेक्टर भी इसी दिशा में होगा, मीनिंग दैट हियर थीटा का मान जो होगा 0 होगा। ये थीटा का मान कितना हो जाएगा? 0 होगा। अगर यहाँ पर थीटा का मान 0 हो रहा है तो हम क्या करेंगे? काश थीटा का मान लिखेंगे, काश थीटा बराबर हो जाएगा 1। काश 0 का मान आप जानते हैं 1 होता है। अब हम करेंगे क्या इसमें? इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ए स्मॉल एरिया ds, पहले इसकी हम गणना करेंगे। लिखेंगे पहले इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ए स्मॉल सरफेस ds क्या हो जाएगा? d फाई E इज इक्वल टू, ये हो जाएगा E वेक्टर E डॉट वेक्टर ds, या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं E डॉट ds cos थीटा। यहाँ लिखेंगे E वेक्टर E डॉट ds cos थीटा। अब उसके बाद हमारे पास क्या मिलेगा कि हम थ्रो ए स्फीयर निकाल लें। अभी तो हमने स्मॉल सरफेस ds को निकाला, तो ds जोड़ते जाएंगे तो वो पूरा स्फीयर का जो पृष्ठ एरिया होगी, सरफेस एरिया होगी, उस एरिया से निकलने वाला। तो हम लिखेंगे टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स ये बराबर हो जाएगा, लिखेंगे फाई E, ये हो जाएगा क्लोज्ड इंटीग्रेशन ऑफ d फाई E, ये हो जाएगा क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ E ds cos थीटा, या फाई E इज इक्वल टू हो गया आपका क्या होगा? क्लोज इंटीग्रेशन E ds cos थीटा। बट
थीटा इज इक्वल टू 0 एंड ds इन थीटा इज इक्वल टू 0, तो ये होगा cos 0 का मान हो जाएगी 1, तो ये इसको हम लिख देंगे फाई ई, इसको लिख देंगे फाई ई इज इक्वल टू, ई को बाहर कर लें, ये वैल्यू तो कर नहीं रहा है, ये हो जाएगा आपका ds, ये हो जाएगा आपका ds। बट अगर इंटीग्रेशन पूरे स्फीयर के सापेक्ष हम करेंगे तो ये जो आपका होगा ds इज इक्वल टू हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर, तो मीनिंग दैट ये हो जाएगा आपका फाई ई इज इक्वल टू हो जाएगा आपका ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर यूजिंग गॉस लॉ, यूजिंग गॉस लॉ क्या होगा, फाई ई इज इक्वल टू क्यू बाई इप्सिलॉन नॉट होता है, तो इसकी वैल्यू हम रख देंगे, तो ये यहाँ पर आप देख लीजिए, इधर देखिए, अब वो क्या हो जाएगा, फाई ए की जगह हम वैल्यू अगर रख देंगे तो क्या मिलेगा हमारे पास, ये मिलेगा क्यू बाई इप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, या ई बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 1/4 पाई, पाई के बाद स्टूडेंट देखिए ये हम यहाँ इप्सिलॉन नॉट लिख देते हैं सीधे, इंटू क्यू बाई आर स्क्वायर, ये है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। नोट कर लें, इसको नोट कर लें, तो इसके बाद अगला पॉइंट चर्चा करते हैं। नोट कर लिया, चलिए अब उसके बाद अगला पॉइंट देते हैं, टॉपिक इसका अगला पॉइंट देखते हैं, पास करके नोट करिएगा आप इसको। आगे है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए यूनिफॉर्मली चार्ज्ड वायर, आगे लिखेंगे हम इलेक्ट्रिक फील्ड अगला पॉइंट है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए यूनिफॉर्मली चार्ज्ड वायर, एक यूनिफॉर्मली चार्ज्ड वायर के द्वारा कितना विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा, इस पर हम चर्चा करेंगे। सपोज कीजिए कि हमारे पास एक इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर है और इस पर जो है क्यू आवेश यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। मान लीजिए कि इस पर क्यू आवेश प्लस क्यू आवेश जो है इस वायर पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ये इस तरह से इस पर यूनिफॉर्मली जो है डिस्ट्रीब्यूटेड है। स्टूडेंट्स अब हम क्या करेंगे, हम देखेंगे इसमें करना क्या है हमको कि इस यूनिफॉर्मली चार्ज जो वायर है, इस वायर के कारण किसी बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की गणना करनी। ये सपोज करें कि हमारे पास एक पॉइंट P यहाँ मिल रहा है, ले रहे हैं, इस पॉइंट P पर जो है हमें विद्युत क्षेत्र की गणना करें, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P वी हैव टू कैलकुलेट। व्हाट कैन आई डू, इसमें हम क्या कर सकते हैं, सबसे पहले तो हम गॉस लॉ लगाने के लिए गॉसियन सरफेस बनाएंगे। हम सपोज करते हैं कि ये जो है ये r दूरी पर है, ये कितनी दूरी पर है, r दूरी पर पॉइंट P है। इसके लिए गॉसियन सरफेस बनाने का मतलब हमारा है कि ये जो आपका जो पृष्ठ बनाएंगे कि ये अगर इस तरह से वायर है तो ये इतनी दूरी पर, मान लो सपोज करिए कि यहाँ से यहाँ तक हमको करना है, तो ये गॉसियन सरफेस इसके चार्ज के अबाउट सिमेट्रिकल हो, तो ऐसे करेंगे, इस तरह से एक बनाएंगे तो एक सिलेंडर बनेगा। ये जो है एक सिलेंडर बनेगा। सपोज करिए कि हमारे पास जैसे ये पेपर है, इस पेपर को अगर हम ले लें, ये पेपर अगर हमारे पास है, इस पेपर को ले लें, तो ये अगर इसके बीच में है तो यह एक सिलेंडर बनेगा, यह एक आपका सिलेंडर
बना सिलेंडर, ये गॉसियन सरफेस होगा। हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इस पृष्ठ से निकालेंगे और इससे भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स की और इससे भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स की गणना कर लेंगे, यहां से भी कर लेंगे, यहां से भी और इस पृष्ठ से भी, और इस सब को जोड़ करके हम गॉस लॉ को लगा देंगे। सबसे पहले देखते हैं हम गॉस सरफेस बनाते हैं। तो ये गॉस सरफेस जो हमारा बनेगा कुछ इस तरह से बनेगा, इतनी दूरी पर यहां पर बना ले और ये आपका एक सिलेंडर बनेगा, ये आपका एक सिलेंडर बन गया, ये आपका एक सिलेंडर बना। ये आपका सिलेंडर बन गया। अब क्या करेंगे, इस पर छोटा छोटा पार्ट लेते हैं और ये छोटा सा पार्ट लेते हैं, सपोज दैट दिस इज डेल्टा डीएल लिख देते हैं, ये छोटा सा लेंथ लेते हैं इसकी बीटी के स्मॉल लेंथ ऑफ वायर डीएल, और यहाँ से आर दूरी पर है, यहाँ पर एक हम सरफेस एरिया लेते हैं डीएस, यहाँ पर एक सरफेस एरिया ले लेते हैं हम डीएस, एक सरफेस एरिया लेंगे, और ये इस पर जानते हो कि ये प्लस चार्ज है, ये प्लस चार्ज है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आउटवर्ड होगी, ये हो जाएगी ई, इधर दिशा होगी, और यहाँ पर जो है जो आपका एरियल वेक्टर की दिशा होगी, ये आपकी डी एस भी इसी दिशा में होगी, मीनिंग दैट हियर थीटा इज इक्वल टू 0 होगा। अब उसके बाद क्या करेंगे, इस पॉइंट पर देखेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड का यहाँ भी एक छोटा सा स्मॉल सरफेस ले रहे हैं, ये है स्मॉल सरफेस डीएस ले रहे हैं यहाँ पर, और इसकी दिशा ये परपेंडिकुलर इधर होगी, ये हो जाएगी डीएस, और ये जो है इस पे विद्युत क्षेत्र की जो दिशा यहाँ पर होगी ये इधर होगी, ये होगा ई, मीनिंग दैट ये जो एंगल आपका बनेगा 90 डिग्री का बनेगा। और वैसे ही भी यहाँ पर भी एक सरफेस हम ले रहे हैं, एक यहाँ सरफेस ले लें, ये भी आपका जो है इसकी दिशा इधर होगी, और ये इस डीएस की दिशा इधर होगी, और यहाँ भी विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता की हम बात करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन की बात करेंगे, ये जो है इधर होगा, ये भी आपका 90 डिग्री होगा, ये भी आपका जो है 90 डिग्री होगा। अब हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू पॉइंट पी क्यू आर, इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू ए पॉइंट पी क्यू आर। स्टूडेंट हमने किया क्या है, पहले ध्यान दीजिए कि हमारे पास एक यूनिफॉर्मली लॉन्ग चार्ज स्फीयर है, यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर है, सॉरी यूनिफॉर्मली चार्ज वायर है, और इस वायर से आर दूरी पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड की गणना करनी है। इसके लिए हम क्या करते हैं, एक गॉसियन सरफेस बनाते हैं, जो हमारा एक काल्पनिक सिलेंडर होगा, बेलन होगा, इस बेलन से निकलने वाली कुल विद्युत बल रेखाओं की संख्या यानी इलेक्ट्रिक फ्लक्स हम ज्ञात करते हैं। तो हम लिखते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स passing through point P Q and R, P Q and R, ये क्या होगा, P Q and R, ये क्या हो जाएगा आपका फाई, E इज इक्वल टू हो जाएगा फाई, इसको हम लिख दें फाई P प्लस फाई Q प्लस फाई R, इसको क्या लिखेंगे फाई E, ये बराबर क्या होता है आप जानते हैं कि क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ पॉइंट P E वेक्टर E डॉट वेक्टर ds होता है प्लस क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ Q वेक्टर E डॉट वेक्टर ds प्लस क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ पॉइंट R, और ये आपका हो जाएगा वेक्टर E डॉट वेक्टर ds होगा, सबका हम ले रहे हैं। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, फिर से लिख लें इसको एक स्टेप और,
ये होगा हमारे पास एक क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ पॉइंट P है आपका E ds cos थीटा। P पर cos थीटा का मान 0 है तो हम लिखेंगे cos 0 प्लस क्लोज इंटीग्रेशन Q E ds cos 90 प्लस क्लोज इंटीग्रेशन अबाउट सरफेस R, दिस इज इक्वल टू E इंटू ds cos 90। स्टूडेंट यहाँ भी 90 है तो हम क्या करेंगे फिर इसको फाई ई हमारा क्या मिल जाएगा, हियर फाई ई इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका क्लोज इंटीग्रेशन पॉइंट P पर, ये होगा E इंटू डी एस प्लस ये 90 है तो cos 90 का मान 0 होता है तो ये हो जाएगा 0 प्लस यहाँ भी cos 90 का मान 0 है तो ये 0 हो जाएगा, मीनिंग दैट वी हैव हियर फाई ई इज इक्वल टू क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ P इंटू ई डी एस। स्टूडेंट्स ई को तो हम चाहें तो बाहर कर सकते हैं, यानी ये आपका हो जाएगा फाई ई इज इक्वल टू ई इंटू क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ सरफेस P इंटू डी एस। बट स्टूडेंट्स ये इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये वैल्यू कितनी हो जाएगी हम लिख लेंगे, बट क्लोज्ड इंटीग्रेशन ऑफ पॉइंट P और डी एस फॉर ए सरफेस कर्व्ड सरफेस फॉर ए सिलेंडर, इस तरह से तो उसके वक्र पृष्ठ जिसको आज सरफेस एरिया के बराबर होगा, जिसको हम लिखते हैं 2 पाई आर एल लिखते हैं, मीनिंग दैट ये फाई ई बराबर हो जाएगा हमारे पास, फाई ई बराबर आ जाएगा ई इंटू 2 पाई आर एल, जहाँ एल है टोटल लेंथ ऑफ दी वायर है। और इसके बाद क्या हो जाएगी, ई का मान क्या हो जाएगा, ई बराबर हो जाएगा आपका, ई बराबर अगर हम लिखें, या सॉरी स्टूडेंट्स इसको रहने दें, अब हम इस्तेमाल करेंगे गॉस लॉ, लिखेंगे आगे यूजिंग गॉस लॉ। गॉस लॉ क्या होता है, जिसको हम क्या लिखते हैं, फाई ई इज इक्वल टू क्यू बाई, फाई ई इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। तो ये क्या हो जाएगा, क्यू क्यू यहाँ हम इसकी वैल्यू रख देंगे, फाई ए की वैल्यू रखेंगे तो ये हो जाएगा हमारा क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू ई इंटू 2 पाई आर एल, यानी ई बराबर आपका हो जाएगा, ई बराबर हम क्या लिखेंगे 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर एल, क्यू बाई आर एल। स्टूडेंट्स एक चीज आप लोगों ने पढ़ा होगा, लीनियर चार्ज डेंसिटी, आपने पढ़ा होगा इसको, जब कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की हम चर्चा किए उस लेक्चर में आया था कि लीनियर चार्ज डेंसिटी और इसको हमने वहां पर शो किया था, लैम्डा इज इक्वल टू होता है क्यू बाई एल, यानी चार्ज पर यूनिट लेंथ। लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होता है, चार्ज पर यूनिट लेंथ, मीनिंग दैट क्यू बाई एल की जगह हम लैम्डा रख सकते हैं। तो रख देंगे हम यहाँ पर इसकी वैल्यू, ये इतनी की वैल्यू हम रख देंगे, कितना, लैम्डा बराबर क्यू बाई एल, तो ये हो जाएगा ई बराबर आपका हो जाएगा 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा बाई आर। और स्टूडेंट्स आप जानते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 9 × 10⁹, तो इस रूप में अगर हम लिखना चाहें तो लिख सकते हैं E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 लैम्डा बाई आर। ये हो गया आपका इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए यूनिफॉर्मली चार्ज वायर। नोट कर लें इसको, तो फिर अगला टॉपिक चर्चा करते हैं हम। नोट कर लिया, चलिए पॉज करके इसको नोट करिएगा। अगला लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए हॉलो स्फीयर, बता दें इसको,
अगला लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए hollow sphere, due to a uniformly charged hollow sphere, a uniformly यूनिफॉर्मली चार्ज हॉलो स्फीयर। स्टूडेंट्स, हम देखते हैं कि ये एक गोली कोश जिसको हम बोलते हैं, ये एक यूनिफॉर्मली चार्ज हॉलो स्फीयर है। ये आपका एक यूनिफॉर्मली चार्ज हॉलो स्फीयर है और इसके ऊपर प्लस क्यू आवेश जो है एक समान रूप से वितरित है। प्लस क्यू आवेश इस पर समान रूप से वितरित है। हमको करना क्या है कि इस हॉलो स्फीयर के द्वारा विद्युत क्षेत्र की गणना करनी है। ये मान लेते हैं कि जो हमारा हॉलो स्फीयर है इसकी रेडियस जो है r है, इसकी रेडियस r है। हमारे पास इसमें दो बिंदु मिल सकते हैं या तीन बिंदु मिल सकते हैं, एक तो इसके बाहर, एक इसके सरफेस पर, एक इसके अंदर। यानी ये तीन टॉपिक के अंतर्गत इसका हम अध्ययन करना चाहेंगे। एक आउटसाइड द सरफेस, on the surface and inside the surface, outside the hollow sphere, on the hollow sphere, on the surface of the hollow sphere और and inside the hollow sphere। तो सबसे पहले लिखेंगे हम outside the hollow sphere। पहला हम लिखेंगे outside the hollow sphere, outside the hollow sphere। इस हॉलो स्फीयर के बाहर, इस हॉलो स्फीयर के बाहर हम इसकी चर्चा करेंगे या कैलकुलेट करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी। मान लीजिए कि ये इसके बाहर कोई पॉइंट हम लेते हैं P, जो ये पॉइंट P जो है यहां से लेकर के R दूरी पर है। जो पॉइंट P है यहां से कैपिटल R दूरी पर है, ये जो है कैपिटल R दूरी पर है। ये आपका सेंटर है इसका, वो ये पॉइंट P पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी ज्ञात करना है, जो इससे R दूरी पर है। यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी दिया गया है, यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक की दूरी कैपिटल R है। इसके लिए हम क्या करेंगे, गाउस थ्योरम का उपयोग करेंगे। गाउस थ्योरम का उपयोग करेंगे तो हमको क्या करना पड़ेगा, एक गाउसियन सरफेस बनाना पड़ेगा। एक गाउसियन सरफेस की कल्पना करनी पड़ेगी जो यहाँ पर जो आवेश है इस आवेश के पूर्णतः सममित है। तो आप जानते हैं कि अगर ये आवेश है तो इसके चारों तरफ से एक हम स्फीयर बनाएंगे तभी यह इसके पूर्णतः सममित होगा। यानी हम क्या करेंगे कि ये कैपिटल R रेडियस का एक स्फीयर की कल्पना करेंगे जो एक क्लोज्ड होगा और उस बिंदु से होकर जाएगा जहां पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की गणना करनी है। उस बिंदु से होकर जाते हुए एक हॉलो एक स्फीयर की कल्पना करेंगे हम, और इस स्फीयर से निकलने वाले इलेक्ट्रिक फ्लक्स को ज्ञात करके हम गॉस का नियम लगाते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सपोज भी है पे स्मॉल सरफेस ds, हम क्या करते हैं इसके लिए कि हमारे पास एक स्मॉल सरफेस ds है, जिस यहाँ पर स्मॉल सरफेस जिसका जो है इसके परपेंडिकुलर वेक्टर सदिश है, क्षेत्रफल सदिश है। और आप जानते हो कि इसी दिशा में आपका जो है इलेक्ट्रिक फील्ड की भी दिशा होगी, ये भी इसी दिशा में होगी, ये होगी आपकी इसी दिशा में। मीनिंग दैट यहाँ पर थीटा का मान जो आपका 0 होगा, क्योंकि जो आपका आवेश प्लस है इसके आउटवर्ड होती है और आप जानते हो कि रेडियली आउटवर्ड होती है, और ये रेडियली आउटवर्ड है यानी ये परपेंडिकुलर है इस पर, जिसका में ई और जो हमारा स्मॉल सरफेस एरिया हम ds ले रहे हैं इस पर जो है इसका एरियल वेक्टर जो है दोनों एक ही दिशा में, यानी एंगल का मान जो है थीटा बराबर 0 होगा। अब हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू स्फीयर या इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू स्मॉल एरिया, स्मॉल सरफेस एरिया ds निकालेंगे।
इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू स्मॉल सरफेस एरिया ds, तो ये हो जाएगा इज इक्वल टू डी फाई ई, इज इक्वल टू डी फाई ई, ये क्या हो जाएगा आपका वेक्टर ई डॉट वेक्टर ds होगा। तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू दिस सरफेस, थ्रू दिस स्फीयर, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू Gaussian स्फीयर, थ्रू Gaussian सरफेस, गाजियन सरफेस का दें, जो गाजियन सरफेस है क्या है आपका, वो स्फीयर है, तो क्या हो जाएगा फाई ई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन क्लोज इंटीग्रेशन सरफेस इंटीग्रेशन होगा ई वेक्टर ई डॉट वेक्टर ds, या इसी को हम लिख सकते हैं क्लोज इंटीग्रेशन थ्रू द सरफेस ई ds cos थीटा। थीटा का मान क्या है हियर, थीटा इज इक्वल टू क्या है हमने निकाला है, देख रहे हैं आप, देख रहे हैं कि थीटा बराबर है 0, ये है थीटा बराबर 0, तो ये हो जाएगा आपका फाई ई इज इक्वल टू क्लोज इंटीग्रेशन ए इंटू डी एस काश जीरो का मान 1 होता है, तो ये आपका हो जाएगा फाई ई इज इक्वल टू क्लोज इंटीग्रेशन ए इंटू डी एस, या फाई ई बराबर हो जाएगा आपका, ई को बाहर कर लें, ये होगा क्लोज इंटीग्रेशन थ्रू सरफेस, ये हो जाएगा आपका ds। तो एक सरफेस के परितः जो आपका क्लोज इंटीग्रेशन आता है वो आएगा 4 पाई आर स्क्वायर, जो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर होगी वही होगा टोटल सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर, क्या हो जाएगा ds का मतलब क्या होगा, ये ds छोटा छोटा जोड़ेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा सरफेस एरिया, ये आपका होगा 4 पाई आर स्क्वायर, मीनिंग दैट इसको हम लिख सकते हैं ये ds बराबर होगा हमारा कितना 4 पाई आर स्क्वायर, यानी इसकी वैल्यू को हम यहाँ रख देंगे, ये इसकी वैल्यू को हम यहाँ पर रख देंगे, ये हो जाएगा आपका फाई ई इज इक्वल टू ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, बट हियर आर इज कैपिटल आर, हियर आर इज कैपिटल आर, ये हो जाएगा आपका कैपिटल आर स्क्वायर, फाई ई बराबर हो जाएगा ई इंटू 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर, यूजिंग आगे हम इस्तेमाल कर लेंगे यूजिंग गॉस थ्योरम, गॉस लॉ, ये क्या हो जाएगा फाई ई इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, तो ये हो जाएगा क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, या ये हमारा ई बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर, ये बराबर हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर। स्टूडेंट इसको नोट कर लें, नोट कर लीजिए, कुछ नोट करिए तो आगे बढ़ते हैं, नोट कर लें, और इधर का पास करके नोट करिएगा, तो फिर थोड़ा सा एक स्टेप और यहाँ पर देख लीजिए, हम एक चीज जानते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी हमारा है क्योंकि चार्ज जो है आपका यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो हम सरफेस चार्ज डेंसिटी के कॉन्सेप्ट को इस्तेमाल कर सकते हैं। सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी
सिग्मा इज इक्वल टू होता है क्यू बाई ई। सिग्मा इज इक्वल टू होता है क्यू बाई ई, मीनिंग दैट चार्ज पर यूनिट एरिया ऑफ द सरफेस। चार्ज पर यूनिट एरिया ऑफ द सरफेस इज कॉल्ड सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी का कॉन्सेप्ट अगर हम इस्तेमाल करें तो ये हमारा क्यू बराबर हो जाएगा सिग्मा इंटू ए। हमारा जो है क्यू बराबर हो जाएगा सिग्मा इंटू ए। ये का मान रख दें, ये का मान हम इसका नहीं रखेंगे, ये चार्ज तो इसी पर है, तो ये हो जाएगा आपका क्यू की वैल्यू हो जाएगी सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। स्मॉल आर दिया है, जो हमारा हॉलो स्फीयर था स्मॉल आर था, तो ये हो जाएगा क्यू बराबर हो सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। क्यू का मान हम यहाँ पर रख दें, एक बार देखते हैं क्या मिलता है। ई बराबर होगा क्यू के मान को हम यहाँ पर रखेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ई इज इक्वल टू 1 बाई 4 पाई इप्सिलॉन नॉट। क्यू की जगह हम लिखेंगे सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर बाई कैपिटल आर स्क्वायर। ये 4 पाई से कैंसिल कर दें, हमारे पास बनेगा ई बराबर हो जाएगा सिग्मा आर स्क्वायर बटी इप्सिलॉन नॉट कैपिटल, सॉरी ऊपर स्मॉल आर है, ये हो जाएगा सिग्मा स्मॉल आर स्क्वायर बटी कैपिटल आर स्क्वायर। ये हमारा जो है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए हॉलो स्फीयर यूनिफॉर्मली चार्ज्ड हॉलो स्फीयर आउटसाइड द स्फीयर। नोट कर लें इसको, नोट करिए जल्दी से, पॉज करके नोट करिएगा, तो फिर हम ऑन दिस सरफेस की चर्चा करते हैं। नोट कर लें, मिटा दें इसको, अब तो मिटा दें इसको, पॉज करके नोट करिएगा। चलिए अब उसके बाद हम दूसरा पॉइंट की जो चर्चा करेंगे वो होगा ऑन द सरफेस ऑफ द हॉलो स्फीयर। दूसरा जो हमारा पॉइंट होगा ऑन द सरफेस ऑफ ए हॉलो स्फीयर। ऑन द सरफेस ऑफ ए हॉलो स्फीयर। इसके लिए स्टूडेंट्स क्या करेंगे, हम इसको तो मिटा दें। एक गाजियन पृष्ठ, हम वही आपका जो नियम है गाज लॉ का ही हम उपयोग करेंगे। उसके लिए हम क्या करेंगे, एक गाजियन सरफेस बनाएंगे। स्टूडेंट्स एक चीज यहाँ गाजियन सरफेस बनाने के लिए एक चीज आपके समझ में आती है, या हमने चर्चा किया था कि जो आपका गाजियन सरफेस है वह जो है आपके किसी पॉइंट चार्ज से होकर गुजरना नहीं चाहिए। अगर हम इस पृष्ठ पर बना लेते हैं गाजियन सरफेस, तो ये इस पॉइंट चार्ज इस चार्ज से होकर के गुजरेगा और हमारा कॉन्सेप्ट जो है गाजियन सरफेस का वो गलत होगा। इसके लिए हम क्या करते हैं, एक बहुत ही इसके बहुत पास करते हैं, एक सरफेस लेते हैं, बहुत छोटा सा एक सरफेस, इसकी बहुत करीब एक छोटा सा सरफेस ले लेते हैं, सॉरी एक गाजियन सरफेस बनाते हैं जो एक स्फीयर होगा, इसकी बहुत पास एक हम सरफेस बनाते हैं जो गाजियन स्फीयर होगा, गाजियन सरफेस होगा। इस पर आर का मान जो है, ये अगर मैं कह दूं कि यहाँ से यहाँ तक के बीच की दूरी जो है, इसकी दूरी यक्स है, तो यक्स आर इज नियरली इक्वल टू यक्स, आर इज नियरली इक्वल टू यक्स, यानी ये बिंदु जो है आपका जो इसकी बीच की ये सरफेस है इसकी बहुत ही क्लोज है, उस पर नहीं है लेकिन उसकी इतना क्लोज है कि ये जो इसका सेंटर है इसके बीच की दूरी को हम आर ही मानेंगे, इसके बीच की सेंटर को दूरी को क्या मानेंगे, आर मानेंगे। तो ऐसी दशा में हम यहाँ पर फिर गाजियन सरफेस पर एक छोटा सा पृष्ठ ले सकते हैं जिसकी दिशा जो होगी पृष्ठ एरियल वेक्टर का डीएस की दिशा इधर होगी और इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा भी आपकी इधर ही होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा भी आपकी इधर ही होगी। इसको मैं मिटा दूं इधर से, ठीक है। अब उसके बाद क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द स्मॉल सरफेस एरिया डीएस का मान निकालेंगे या टोटल
निकाल लें, जैसा पहले निकाले उसी के आगे हम टोटल निकाले, तो यहाँ पर सीधे हम टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू दी स्फीयर निकालेंगे। टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू दी स्फीयर, ये हो जाएगा फाई, सीधे हम फाई ई लिख दें, ये बराबर हमारा क्या हो जाएगा, सरफेस एरिया क्लोज्ड इंटीग्रेशन टू दी सरफेस, ये हो जाएगा हमारा वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी एस, और आप जानते हो ई और डी एस दोनों एक दिशा में है, तो थीटा बराबर यहाँ पर 0 होगा, मीनिंग दैट ये हम लिख लेंगे यहाँ पर क्लोज्ड इंटीग्रेशन ऑफ यस ई डी एस कास 0, या यही आपका हो जाएगा क्लोज्ड इंटीग्रेशन ऑफ ई इंटू डी एस, क्योंकि कास 0 का मान 1 होता है, तो फाई ई बराबर हो जाएगा आपका, फाई ई बराबर हो जाएगा ई और क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ थ्रू सरफेस डी एस। और ये स्टूडेंट्स आप जानते हो कि क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ सरफेस का संपूर्ण अगर पृष्ठीय एरिया मिलेगी, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल मिलेगा, कर्व सरफेस मिलेगा, तो वो एक कर्व एरिया जो मिलेगी क्या मिलेगी, 4 पाई आर स्क्वायर, यानी फाई ई बराबर हो जाएगा ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। ध्यान दीजिए कि आर जो है एकदम उसके सरफेस पर नहीं है, बल्कि उससे बहुत ही नजदीक है। अब इसके बाद क्या करेंगे, फिर अगर हमें फाई ई का मान निकल गया, तो हम गाज लॉ का उपयोग करेंगे, लिखेंगे यूजिंग गाज लॉ, गाज लॉ फाई ई इज इक्वल टू होगा आपका क्यू बाई इप्सिलॉन नॉट होता है, तो इसकी फाई ई की वैल्यू यहाँ पर हम रख दें, ये हो जाए क्यू बाई इप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, यानी इसको यहाँ लिख दें 4 पाई आर स्क्वायर, तो ई बराबर हो जाएगा आपका 1/4 पाई, 4 पाई इप्सिलॉन नॉट एक साथ कर दे रहे हैं, क्यू बाई आर स्क्वायर। स्टूडेंट्स यहाँ भी हम सरफेस चार्ज डेंसिटी का इस्तेमाल करेंगे, लिखेंगे एज वी नो दैट सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा बराबर होता है क्यू बाई ए, या क्यू इज इक्वल टू हो जाएगा सिग्मा इंटू ए, या क्यू बराबर हो जाएगा सिग्मा इंटू ए का मान रख दें, ये होता है आपका 4 पाई आर स्क्वायर, क्यू की वैल्यू हम रख दें, हेंस ई इज इक्वल टू आपका हो जाएगा, क्या मिलेगा 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट, क्यू की जगह लिखेंगे सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर बटे आर स्क्वायर, ये इससे आर स्क्वायर 4 पाई से कैंसिल हो जाएगा, ई बराबर हो जाएगा सिग्मा बाई इप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाई इप्सिलॉन नॉट मिलेगा हमको। नोट कर लें इसको, तो उसके बाद इनसाइड दी हॉलो स्फीयर पर हम चर्चा करते हैं, इसको नोट कर लें। नोट कर लिया, चलिए देखते हैं इनसाइड दी सरफेस ऑफ दी हॉलो स्फीयर, पास करके नोट करिएगा आप। inside the surface of a hollow sphere, तो हम एक हॉलो स्फीयर लेते हैं इस तरह से, जो हमने लिया था इस पर, और ये प्लस था, प्लस क्यू चार्ज इस पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड था, इसके अंदर ये आपका पॉइंट ओ था, और ये जो है इसकी रेडियस हमने लिया था, इसके अंदर कोई पॉइंट पी है, इस पर ये पॉइंट आपका पी है, जो यहाँ से एक्स दूरी पर हम मानते हैं। एक हॉलो स्फीयर है, इसके सेंटर से पी दूरी पर हमें एक पॉइंट मिला है, पॉइंट पी है, इस पर हमें
क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी ज्ञात करनी है। इसके लिए हम क्या करेंगे, गाउस लॉ लगाएंगे, और गाउस लॉ लगाने के लिए हम जानते हैं कि एक गाउसियन सरफेस का बनाएंगे। गाउसियन सरफेस बनाएंगे तो अगर ये गाउसियन सरफेस हमने बना लिया, इसको इस तरह से हमने ये गाउसियन सरफेस अगर बना लिया, तो इस सरफेस के परितः जो है हम निकालेंगे पहले इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इसके लिए क्या करेंगे, एक स्मॉल एरिया ले लेंगे, स्मॉल सरफेस लेंगे ds। इस ds की जो दिशा होगी, यहाँ पर हम एक स्मॉल सरफेस एरिया ले रहे हैं, जो ds की दिशा होगी ये होगी, और यही भी इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा होनी चाहिए, यही इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा होनी चाहिए। इसके लिए हम क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू स्फीयर, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू क्लोज्ड सरफेस एरिया, थ्रू क्लोज्ड सरफेस एरिया, जिसको हम गाउसियन सरफेस कहते हैं। ये आपका क्या हो जाएगा, फाई ई इज इक्वल टू क्लोज इंटीग्रेशन ई ds, और आप जानते हो दोनों एक ही दिशा में थीटा का मान 0 होगा, तो यहाँ लिखेंगे पूरा फाई ई इज इक्वल टू क्लोज इंटीग्रेशन यस ई इंटू ds cos थीटा। एक स्टेप और लिख लें, फाई ई इज इक्वल टू क्लोज इंटीग्रेशन सरफेस एरिया ई इंटू ds, या फाई ई इज इक्वल टू हो जाएगा आपका ई क्लोज इंटीग्रेशन टू द सरफेस इंटू ds, या ये हो जाएगा फाई ई इज इक्वल टू ई इंटू 4 पाई यक्स स्क्वायर। यक्स क्यों रख रहा हूँ कि ये जो है, जो हमें स्फीयर मिल रहा है उसकी रेडियस x है। यूजिंग गॉस लॉ, गॉस लॉ का उपयोग करेंगे हम, तो क्या मिलेगा हमारे पास, फाई ई इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ लिख देंगे क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू ई इंटू 4 पाई एक्स स्क्वायर, या बट हियर क्यू इज इक्वल टू 0, क्योंकि इसमें एक आवेश है ही नहीं है, इस सरफेस एरिया में जो है आवेश है ही नहीं है। ये जो क्लोज्ड सरफेस एरिया हमने बनाया है, इमेजिन किया है, जिसको हम गाउसियन सरफेस कहते हैं, इसमें कोई आवेश ही नहीं है, तो ऐसी दशा में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 0 बराबर ई इंटू 4 पाई एक्स स्क्वायर, या ई इज इक्वल टू 0, यानी हॉलो स्फीयर के अंदर विद्युत क्षेत्र नहीं है, हॉलो स्फीयर के अंदर विद्युत क्षेत्र नहीं होता है। यानी यहाँ पर अगर किसी बॉडी को हम रख दें तो इलेक्ट्रिक फील्ड से हम पूरी तरह से उसको सुरक्षित रख सकते हैं। नोट कर लें इसको, नोट कर लिया होगा आप लोगों ने नोट कर लिया होगा इसको, और नहीं नोट किए होंगे तो पॉज करके नोट करिएगा। अब हम इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए चार्ज्ड प्लेन शीट, एक चार्ज शीट के कारण जो है इलेक्ट्रिक फील्ड की गणना करेंगे। ये हम लोग लिखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए प्लेन चार्ज शीट, लिखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए चार्ज शीट, यूनिफॉर्मली लिख दें, ड्यू टू ए यूनिफॉर्मली, क्योंकि यूनिफॉर्मली की ही हम यहाँ पर चर्चा करेंगे, कंटिन्यूअस की चर्चा करेंगे, यूनिफॉर्मली चार्ज शीट। किसी एक समान आवेशित धातु की चादर के कारण जो है
हम विद्युत क्षेत्र की गणना करेंगे। सपोज कीजिए कि हमारे पास जो है एक समान रूप से आवेशित धातु की चादर ये है और इस पर प्लस क्यू आवेश पूरे पृष्ठ पर एक समान रूप से प्लस क्यू आवेश एक समान रूप से इस पर वितरित है। स्टूडेंट्स, इसके कारण हमें विद्युत क्षेत्र की गणना करनी है। इस प्लेन चार्ज शीट के कारण जो हमें विद्युत क्षेत्र की गणना करनी है जिस पर प्लस क्यू आवेश एक समान रूप से वितरित है। सपोज कीजिए कि इसके कारण इसके निकट कोई बिंदु P है, इस बिंदु पर हमको विद्युत क्षेत्र की गणना करनी होगी। इसके लिए हम क्या करेंगे, एक ऐसा सरफेस बनाएंगे जिसको हम गाउसियन सरफेस कहेंगे, जो इस बिंदु P से होकर के जाता है। इसको बनाने के लिए हमारे पास या तो हम एक रेक्टेंगल बना लें अथवा एक आप सिलिंड्रिकल बना लें। जैसे इस बिंदु से है तो सिलिंड्रिकल बनाएंगे तो ये ऐसे जाएगा, इस तरह से बना लें, एक सिलिंड्रिकल बना लें। इसको पॉइंट पे थोड़ा सा ऊपर दिखा दें हम, ये सिलिंड्रिकल जाएगा। और उसी तरह से ये इसका सिमेट्रिकल जो कि हमको बनाना है, तो ये इधर से एक सरफेस यहाँ भी मिलेगा हमको, ये सरफेस यहाँ भी मिला हमको। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर पॉइंट ले लेंगे या इसका कोई, जैसे ये है आपका प्लेन शीट है, सपोज करिए कि ये आपका प्लेन शीट, ये चार्ज है, तो इसमें एक पॉइंट हम इसके अंदर से एक इधर निकल गया एक इधर, इन दोनों पर एक सिलेंडर की तरह, इस तरह जैसे मेरा मार्कर है तो इस तरह से देखिए ये इस पर जो है दो बिंदु मिलेगा, इस तरह से बना लें तो यहाँ भी मिलेगा इधर भी मिलेगा। अब हम क्या करेंगे, इस पृष्ठ से यहाँ से निकलने वाला विद्युत फ्लक्स, इधर से निकलने वाला, इधर से निकलने वाला और ऐसे इधर से निकलने वाला विद्युत फ्लक्स की गणना कर लेंगे। और विद्युत फ्लक्स की जब गणना कर लेंगे तो हम सीधे सीधे क्या लगा देंगे, इसमें गॉस लॉ लगाएंगे। हम इसका सिलेंडर का कोई नाम दे देते हैं, सपोज दैट ABC D, हम इसका नाम दें ABCD नाम दे देते हैं। और देखते हैं कि इस पॉइंट पर अगर एक छोटा सा चार्ज, छोटा सा सरफेस एरिया ले लें DS, तो आप जानते हो कि DS इसकी दिशा जो होगी, ये DS इधर होगी और इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड होगा, इसमें भी इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा ये होगी, मीनिंग दैट यहाँ थीटा बराबर 0 हो जाएगा। इस पॉइंट पर अगर हम ले लें यहाँ पर जो है, तो ये जो है इसका एक छोटा सा चार्ज ले लें, सॉरी छोटा सा सरफेस एरिया ले लें DS, तो इसका DS जो है ऊपर की तरफ होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा इधर होगी, तो यानी इसके भी 90 डिग्री बनेगा। ऐसे यहाँ चूंकि इधर आउटवर्ड होगा तो यहाँ पर हो जाएगा ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा E होगी। और अगर इसमें भी एक छोटा सा हम सरफेस एरिया लेते हैं तो ये जो है इसमें DS भी इधर होगा, यानी यहाँ भी आपका थीटा बराबर यहाँ आ जाएगा 0। ऐसे एक पॉइंट हम चाहें तो यहाँ भी ले सकते हैं, इस पर इधर का भी ले सकते हैं। हालांकि ये कंप्लीट जो है ये सरफेस हमको निकल जाएगा इस तरह से, पूरा फ्लूइड सरफेस की यहाँ लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। हम लिखेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स passing through the Gaussian surface, passing through the Gaussian surface, या passing through the surface which is a cylinder, which is a cylinder, cylindrical, तो क्या हो जाएगा phi E बराबर क्या हो जाएगा, हम इसको लिखेंगे phi AB पर निकाल लेंगे प्लस phi BC का पर निकालेंगे प्लस phi हम निकालेंगे CD पर। तो ये हमारे पास क्या आएगा, phi E बराबर आ जाएगा, phi E बराबर हो जाएगा क्लोज इंटीग्रेशन A टू B, ये हमारा हो जाएगा कितना, वेक्टर E डॉट वेक्टर DS प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्लोज इंटीग्रेशन BC वेक्टर E डॉट वेक्टर DS, और यहाँ भी हो जाएगा
क्लोज इंटीग्रेशन सी टू डी, ये हो जाएगा वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी एस, या इसको ऐसे लिख लें फाई ई इज इक्वल टू हो जाएगा क्लोज इंटीग्रेशन ए बी ई डी एस cos थीटा प्लस क्लोज इंटीग्रेशन बी सी का मतलब यहाँ से यहाँ ये ऐसे है तो ये पूरा सरफेस का, इसका सरफेस एरिया से ई डी एस cos थीटा प्लस सी डी ई डी एस cos थीटा। फिर आगे बढ़ाएं इसको, फाई ई इज इक्वल टू ए बी cos थीटा, यहाँ पर थीटा का मान 0 है, ये हो जाएगा ई डी एस cos 0 प्लस बी सी, ये होगा ई डी एस cos 90, बी सी के लिए देखो 90 है आपका, प्लस सी डी के लिए ई इंटू डी एस cos 0, मीनिंग दैट फाई ई बराबर हो जाएगा आपका, फाई ई बराबर हो जाएगा क्लोज इंटीग्रेशन ए बी ई इंटू डी एस प्लस 0 प्लस सी डी इंटू ई इंटू डी एस। ये स्टूडेंट्स आप एक स्टेप और लिख लें, फाई ई इज इक्वल टू हो जाएगा आपका ई क्लोज इंटीग्रेशन ए बी डी एस प्लस क्लोज इंटीग्रेशन सी डी ई इंटू डी एस। अब स्टूडेंट्स क्या हो गया, फाई ई बराबर क्या हो गया, ई डी एस को हम मानते हैं कि डी एस इंटीग्रेशन करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे डी एस ये एरिया हम निकालेंगे। सपोज करते हैं हमको पाई आर स्क्वायर ये एरिया अगर इसका रेडियस आर है तो हम लिख सकते हैं, लेकिन हमको इसकी जरूरत नहीं है, हम इसको लिख देंगे ए। इसकी जो आपका सर्कुलर एरिया जो एक वृत्ताकार पथ बन रहा है, इसकी जो एरिया निकालेंगे हम मानेंगे कि ए है। तो ऐसी दशा में हम क्या लिख सकते हैं, फाई ई बराबर हो गया ई इंटू ए प्लस ई इंटू ए, दोनों तरफ बराबर ही है क्योंकि गाजियन सरफेस हमने बनाया है और ये पूरी तरह से सिमेट्रिकल है। तो ये हो जाएगा फाई ई इज इक्वल टू 2 ई ए यूजिंग गाज लॉ। आगे लिखेंगे यूजिंग गाज लॉ, फाई ई का मान क्या होता है, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, जानते ही हो आप। तो ये हो जाएगा क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 2 ई इंटू ए। ई बराबर हो जाएगा आपका, ई बराबर हो जाएगा क्यू बाई 2 एप्सिलॉन नॉट ए बट क्यू बाई ए इज इक्वल टू सिग्मा, जिसको हम बोलते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी। इसको क्या बोलेंगे, सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो हम इसका इस्तेमाल कर लेंगे यहाँ पर, ये बराबर हो जाएगा सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगा सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। नोट कर लें इसको, नोट कर लीजिए, नोट कर लिया होगा आपने, मिटा दें इसको, पास करके नोट करिएगा। अब आगे लिखेंगे ड्यू टू ए कंडक्टिंग सरफेस या कंडक्टिंग ए चार्ज्ड प्लेट, ड्यू टू ए कंडक्टिंग चार्ज प्लेट due to a conducting uniformly charged surface or plate,
यूनिफॉर्मली चार्ज सरफेस और प्लेट। जैसे हमारे पास इस तरह से एक प्लेट है, इस तरह से एक प्लेट हमारे पास है जो यूनिफॉर्मली चार्ज है। या यूनिफॉर्मली चार्ज है। स्टूडेंट्स, अगर हम इससे को अध्ययन करने से पहले, इस पर थोड़ा सा चर्चा करने से पहले एक चीज की चर्चा कर लें तो बड़ा अच्छा होगा कि जब कोई कंडक्टिंग सरफेस या कंडक्टर किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है तो क्या होता है, यानी बिहेवियर ऑफ ए कंडक्टर इन इलेक्ट्रिक फील्ड। जैसे हम ये देखें कि अगर हमारे पास कंडक्टर है, ये कोई कंडक्टर हम ले लें, किसी भी टाइप का इस तरह से कंडक्टर ले लें और इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड में इसको रख दें, इलेक्ट्रिक फील्ड में इसको रख दें, तो हमारे पास क्या मिलेगा? चूंकि कंडक्टर वे पदार्थ होते हैं जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, कंडक्टर वे पदार्थ होते हैं जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। जब फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं उसको इलेक्ट्रिक फील्ड में जब आप उसको रखोगे तो उस पर एक फोर्स रखेगा। सपोज करिए कि यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन ई है तो इस पर एक आवेश जो इलेक्ट्रिक बल फोर्स लगेगा वो लगेगा एफ ई, ये बराबर हो जाएगा ई इंटू ई। इसके कारण चूंकि इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश इसके विपरीत दिशा में चलेगा, अगर धन आवेश होगा तो उसकी दिशा में चलेगा। यानी यह जो कंडक्टर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में है तो कोई भी इसको आवेश आप दोगे इसके पृष्ठ पर जाकर के रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। जो इसमें मूविंग चार्ज हैं, जो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये इसके पृष्ठ पर जाकर के हो जाएंगे। यानी इस कंडक्टर के अंदर कोई भी आवेश उपस्थित नहीं होगा। हमको यहाँ पर जो अध्ययन करना था वो इस पर अध्ययन करना, इस बात का कि एक कंडक्टिंग चार्ज सरफेस है या एक कंडक्टिंग चार्ज प्लेट है। यह जो कंडक्टिंग चार्ज प्लेट है, इस कंडक्टिंग चार्ज प्लेट के कारण इसके नियर कोई पॉइंट हमने पी ले रखा है, इस बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी? स्टूडेंट्स, इसके पहले अभी आपने जो चर्चा किया, आपने जो पढ़ा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए प्लेन शीट, जो प्लेन शीट का बना आपने चर्चा किया है उसमें आपने निकाला है E बराबर होता है सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यह आपका जो है कंडक्टिंग सरफेस जो मिल रहा है यह दो प्लेन शीट की तरह बन रहा है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर कोई चार्ज नहीं होगा। ये अगर आपका मैं दिखा दूं इसको, ये जो है आपका कंडक्टर है तो इसके अंदर कोई चार्ज नहीं होगा। यानी अगर इसका ये कोई कंडक्टर है तो इसकी एक तरफ चार्ज हो जाएगा, दूसरी तरफ चार्ज हो जाएगा, यानी एक आपका कंडक्टिंग सीट इधर बनेगी, एक कंडक्टिंग सीट इधर बनेगी। अगर मैं सरफेस चार्ज डेंसिटी की बात करूं तो एक प्लस क्यू सिग्मा इधर हो जाएगा, प्लस सिग्मा इधर हो जाएगा, यानी इस पर दो सरफेस हमारे बनेंगे। इस सरफेस के कारण अगर मैं इसका कोई नाम दे दूं कि एक सरफेस आपका ए बी बन रहा है, दूसरा सरफेस बी सी बन रहा है, ए बी, और दूसरा सरफेस बन रहा है सी डी। सरफेस ए बी के कारण इस बिंदु पर जो विद्युत क्षेत्र होगा वह होगा E1 सपोज करिए, और इसकी दिशा आपका आउटवर्ड होगी तो इसकी दिशा ये होगी। उसी तरह से इस पॉइंट पर अगर मैं करूं इस सरफेस CD के द्वारा जो है आपका, ये हम लिख लें इसको AB, और इस CD के द्वारा भी ये जो हो जाएगा आपका इसी दिशा में ये भी होगा, ये होगा आपका ECD। यानी इस बिंदु पर जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इन दोनों का वेक्टर सम होगा। आप जानते हैं दोनों एक ही दिशा में, दोनों ऐड हो जाएंगे, दोनों को हम जोड़ देंगे। यानी हम लिखेंगे, इसको हम चाहे तो लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे? ये कंडक्टिंग चार्ज सरफेस
A conducting charge surface behaves like a plane sheet, like a charged plane sheet, like a charged plane sheet having two surfaces, having two surfaces. Here having two surfaces. Here AB and CD. Now electric field due to surface, चार्ज सरफेस AB के कारण विद्युत क्षेत्र, AB के कारण विद्युत क्षेत्र, AB सरफेस के कारण विद्युत क्षेत्र कितना होगा, हम इसको लिख रहे हैं वेक्टर E AB लिख दे रहे हैं, यह है आउटवर्ड। और आल्सो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सरफेस CD इज इक्वल टू वेक्टर E CD लिख रहे हैं इसको, ये भी आपका है आउटवर्ड, ये भी बाहर की तरफ है। हेंस रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P, हेंस रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P क्या हो जाएगा, ये जो दोनों आउटवर्ड है दोनों को जोड़ देंगे, E इज इक्वल टू हो जाएगा EAB प्लस ECD, EAB प्लस ECD, यानी ये आप क्या करेंगे, इसको क्या हो जाएगा आपका, इसको हम लिखेंगे, क्या लिख देंगे, सिग्मा बाई 2 इप्सिलॉन नॉट, एक सरफेस प्लेन शीट के लिए आप क्या लिख रहे थे, सिग्मा बाई 2 इप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा बाई 2 इप्सिलॉन नॉट, यानी E बराबर हो जाएगा आपका सिग्मा बाई इप्सिलॉन नॉट, E बराबर हो जाएगा सिग्मा बाई इप्सिलॉन नॉट, E बराबर हो जाएगा सिग्मा बाई इप्सिलॉन नॉट, इसकी आपकी वैल्यू आएगी सिग्मा बाई इप्सिलॉन नॉट, और प्लेन शीट में कितना आ रहा था, सिग्मा बाई 2 इप्सिलॉन नॉट। स्टूडेंट इसको नोट कर लें, नोट कर लिया, तो हम लोग आगे बढ़ाते हैं इसको। स्टूडेंट्स इस पर कुछ न्यूमेरिकल्स के बारे में चर्चा करें हम, सॉरी ये इसका कुछ लॉजिक के बारे में देखें, और कंपटीशन में पूछा जाता, बड़े आसान सवाल आते हैं इससे। जैसे हम एक सरफेस बना लें, ये सरफेस है, ये पॉजिटिवली चार्ज है इधर, और इधर भी पॉजिटिवली चार्ज है, एक पॉइंट P है और एक पॉइंट P यहाँ है, P डैश यहाँ है, इसको P1 कर दो, P डैश कर दो और P2 कर दो। पूछा जाएगी P1 पर कितना चार्ज होगा, तो अभी आपने निकाला है, ये होगा सिग्मा बाई इप्सिलॉन नॉट, क्योंकि इसके द्वारा आउटवर्ड होगा, इसके द्वारा भी आउटवर्ड होगा, तो दोनों को जोड़ देंगे तो ये बराबर हो जाएगा आपका सिग्मा बाई इप्सिलॉन नॉट। और इस पर कितना होगा, यहाँ पर E का मान 0 होगा, क्योंकि कंडक्टर में के अंदर कोई भी आवेश उपस्थित नहीं होता है, इसलिए यहाँ पर कोई विद्युत क्षेत्र नहीं होगा, और यहाँ भी होगा तो आपका इसी के बराबर होगा, ये बराबर हो जाएगा सिग्मा बाई इप्सिलॉन नॉट। अगर मैं इस तरह से एक सरफेस बना दूं, इधर जो है आपका पॉजिटिव कर दूं, और इधर निगेटिव कर दूं, यानी ये प्लस सिग्मा है, ये माइनस सिग्मा, एक पॉइंट P यहाँ पर कर दूं,
एक पॉइंट P यहाँ पर कर दूं, तो इस बिंदु पर क्या होगा, E माइनस सिग्मा, इसके कारण इनवर्ड होगा, इस दिशा में होगा, और E प्लस सिग्मा, इसके कारण प्लस के द्वारा क्या होगा, ये आउटवर्ड होगा। तो यानी ये क्या हो जाएगा, इसका रिजल्टेंट जो आएगा, रिजल्टेंट E इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, दोनों घट जाएंगे और दोनों 0 हो जाएगा। एक पॉइंट P डैश अगर मैं यहाँ ले लेता हूँ, P डैश से यहाँ भी 0 होगा, P डैश अगर यहाँ ले लेता हूँ तो ये E सिग्मा जो आएगा माइनस के कारण ये इस दिशा में होगा, इसकी दिशा ए होगी, और यहाँ पर भी इसकी दिशा ए होगी, E प्लस सिग्मा के कारण जो होगी, प्लस सिग्मा के कारण भी इसकी दिशा यही होगी, क्योंकि आउटवर्ड होगा, ये यहाँ पर इनवर्ड होगा तो इधर होगी, ये आउटवर्ड होगा तो इधर होगा। तो यानी यहाँ पर E बराबर आ जाएगा, दोनों को जोड़ दोगे तो आपका हो जाएगा सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, ये सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट इसके अंदर होगा। इसी तरह से अगर पॉजिटिव या निगेटिव चार्ज हम ले लें, दोनों इधर भी निगेटिव, यहाँ भी निगेटिव, निगेटिव निगेटिव निगेटिव, यहाँ भी निगेटिव ले लें, यहाँ पर माइनस सिग्मा और यहाँ पर प्लस सिग्मा। इस बिंदु की अगर हम चर्चा करेंगे, कोई पॉइंट P है तो E प्लस सिग्मा की दिशा जो है इनवर्ड होगी, इधर होगी, और E यहाँ भी माइनस है, और यहाँ की अगर हम चर्चा करेंगे E माइनस सिग्मा, सॉरी ये भी माइनस है, E माइनस सिग्मा की चर्चा करेंगे, ये भी इनवर्ड होगी, दोनों एक ही दशा में होगी, दोनों यहाँ पर जुड़ जाएगा। और यहाँ पर अगर हम चर्चा करेंगे तो इसके कारण इधर, इसके कारण इधर, यहाँ पर जो है शून्य हो जाएगा। समझ लें इसको और नोट कर लें, एक बार इसको समझ कर नोट कर लिए तो उसके बाद आगे चर्चा करते हैं हम। नोट कर चुके होंगे आप, पास करके नोट करिएगा इसको। चलिए अब उसके बाद हम अध्ययन करेंगे बिहेवियर ऑफ ए कंडक्टर इन इलेक्ट्रिक फील्ड। बिहेवियर ऑफ ए कंडक्टर इन इलेक्ट्रिक फील्ड। विद्युत क्षेत्र में कंडक्टर किस तरह से व्यवहार करेगा, पहले तो हम ये देख लें, व्हेन कंडक्टर इज नॉट चार्ज, जब कंडक्टर चार्ज नहीं है। सपोज करिए कि हमारे पास एक इस तरह का कंडक्टर है, घन के आकार का कंडक्टर हम ले लें, इस तरह के कंडक्टर ले लें, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसी इलेक्ट्रिक फील्ड में ये रखा गया है, और इस पर कोई चार्ज जो है आपका इलेक्ट्रॉन ये है। मैं इलेक्ट्रॉन क्यों लिख रहा हूँ स्टूडेंट, अभी मैं इसके पहले भी चर्चा कर चुका हूँ कि जो आपका कंडक्टर होता है वो कंडक्टर क्यों कहलाता है, क्योंकि उसमें नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन अधिक होते हैं, क्योंकि उसमें नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन अधिक होते हैं। इसमें भी आपका जो है, चूंकि एक कंडक्टर है तो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन होगा, और इसमें जब इसको विद्युत क्षेत्र में रखेंगे तो ये क्या करेगा कि ये रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, इस पर एक फोर्स लगेगा। कैसे लगेगा, देखिए इस पर एक बल लगेगा, एफ ई इज इक्वल टू हो जाएगा ई इंटू कैपिटल ई, और इसकी दिशा क्या होगी, विद्युत क्षेत्र के, चूंकि आपका इलेक्ट्रॉन है निगेटिव चार्ज है, तो ये इसकी दिशा इस तरफ होगी, इसकी दिशा जो होगी इसके विपरीत होगी, और धन आवेश पर यही जो है विद्युत क्षेत्र की दिशा में होगा बल। इस बल के प्रभाव के कारण ये क्या होगा, जो आपका फ्री इलेक्ट्रॉन है रीडिस्ट्रीब्यूट होकर के सरफेस पर चला जाएगा। यह इलेक्ट्रॉन जो है ये रीडिस्ट्रीब्यूट होकर के जैसे भी आप रखेंगे वैसे ही ये रीडिस्ट्रीब्यूट होकर के इसके सरफेस पर चला जाएगा, मीनिंग दैट कि इसके में जो कंडक्टर है इसमें कोई भी आवेश उपस्थित नहीं होगा। यहाँ पर सब ये कहाँ चला जाएगा, इसके सरफेस पर चला जाएगा,
और इसके अंदर कोई भी आवेश उपस्थित नहीं होगा। अगर इसके अंदर आवेश उपस्थित है तो चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी? इसके लिए हम एक गाउसियन सरफेस की कल्पना करें कि ये गाउसियन सरफेस हमारा है, एक छोटा सा गाउसियन सरफेस है, इसके परितः हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालेंगे। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जब आप निकालेंगे फाई ई बराबर हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ ई इंटू ds, क्लोज इंटीग्रेशन। एक गाउसियन सरफेस हमने बनाया इसमें, और बट गाउस लॉ कहता है बट अकॉर्डिंग टू गाउस लॉ, बट अकॉर्डिंग टू गाउस लॉ क्या होगा? गाउस लॉ क्या होगा? फाई ई इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, बट क्यू इज इक्वल टू 0, क्योंकि इसके अंदर कोई आवेश नहीं है, क्योंकि इसके अंदर कोई आवेश नहीं है। तो क्या हो जाएगा? फाई ई इज इक्वल टू 0। तो आपका हो जाएगा फाई ई इंटीग्रेशन ऑफ फाई इंटीग्रेशन कर लें हम, यानी कर लें 0 इज इक्वल टू क्लोज इंटीग्रेशन ई इंटू डी एस, यानी ई की वैल्यू जो आपकी क्या हो जाएगी? 0 होगी, यानी इस कंडक्टर के भीतर इलेक्ट्रिक फील्ड का मान 0 होगा। स्टूडेंट्स, यदि इसको हम चार्ज करना शुरू करें, सपोज कीजिए कि अभी तक तो हमने इसका ये सोच रहे थे कि ये हम चार्ज नहीं किए हैं, जब इसको चार्ज करेंगे तब क्या होगा? इसको थोड़ा सा नोट कर लें, तो आगे शुरू करें। नोट कर लें, इसको नोट कर लें, इसको चलिए नोट कर लिया होगा आपने। अब उसके बाद हम देखते हैं कि अगर इसको हम चार्ज करें, अब जो है किसी कंडक्टर को अगर हम चार्ज करते हैं, व्हेन कंडक्टर इज चार्ज, व्हेन कंडक्टर इज चार्ज, जब कंडक्टर चार्ज हो, सपोज कर रहे हैं कि हमारे पास ये कंडक्टर है, ये कंडक्टर है हमारे पास, ये आपका अभी पैक है, मीन्स ठोस है, सॉलिड है। तो जब इसको आप चार्ज करेंगे तो चूंकि इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, तो ये क्या करेगा? सब का सब आवेश इसकी सतह पर जाकर के रिडिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, यानी इसके अंदर कोई भी आवेश नहीं रहेगा। जब इसके अंदर आवेश नहीं रहेगा तो क्या करेगा कि सब की सब सतह पर इसके उपस्थित हो जाएगा। अगर इसके अंदर कैविटी है, कैविटी हम बना दें और इसको इंजेक्ट करके 1 + q आवेश दे दें, तो क्या होगा? यहां पर -q आवेश इसी के बराबर माइनस आवेश डेवलप हो जाएगा, और यह फिर से इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो जाएगा, या फिर से इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो जाएगा। और अगर कैविटी बना करके हम इसी कोई चार्ज है, कोई चार्ज कंडक्टर है, इसके भीतर कोई कैविटी है और इस पर चार्ज दिया गया है, इस पर चार्ज दे दे हम इसको, और इस पर अंदर कोई चार्ज नहीं है, तो ये बीच में ये कैविटी में कोई आवेश नहीं होगा, यहाँ पर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगी। मीनिंग दैट कंडक्टर में कंप्लीट जो वॉल्यूम होता है, उसकी सरफेस का जो अंदर का कंप्लीट वॉल्यूम होता है, पूरी तरह से इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, उस पर कोई आवेश नहीं होता है। जो भी आवेश दिया जाता है वह उसके सरफेस पर वितरित हो जाता है, या सरफेस पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, एक समान रूप से वितरित हो जाता है। आगे हम पढ़ेंगे, इसमें अगला पॉइंट हमारा होगा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए कंडक्टिंग स्फीयर, चार्ज्ड कंडक्टिंग स्फीयर। अगला पॉइंट होगा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए चार्ज्ड कंडक्टिंग स्फीयर, यूनिफॉर्मली चार्ज्ड कंडक्टिंग यूनिफॉर्मली चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर। सपोज करिए कि हमारे पास एक
चार्ज्ड कंडक्टिंग स्फीयर है। इस पर आप जानते हो कि चार्ज, अभी इसी के लिए हमने बिहेवियर ऑफ ए कंडक्टर इन इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में चर्चा किया था। ये कि ये जो भी आप आवेश इसको दोगे तो इसके ऊपरी पृष्ठ पर जो है एक समान रूप से वितरित हो जाएगा। इसका रेडियस हम मानते हैं कि सपोज दैट दिस इज कैपिटल आर, और इसके आउटसाइड दिस स्फीयर, पहला पॉइंट हम लिखेंगे आउटसाइड दिस स्फीयर। इसके आउटसाइड कितना होगा, तो आउटसाइड स्फीयर कोई पॉइंट पी ले लेते हैं। सपोज करें कि यह पॉइंट पे जो है यहाँ से आर दूरी पर, स्मॉल आर दूरी पर है इसके सेंटर से, ये आपका वो है। इसके लिए गाउसियन सरफेस बनाएंगे जो एक स्फीयर ही होगा, यह एक स्फीयर होगा, और इस स्फीयर पर से हम कुल इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालेंगे। तो इसके लिए वही हमारी पहले वाली प्रक्रिया है कि हम एक छोटा सा सरफेस ले लेते हैं जो इसकी दिशा इस तरफ होगी, और आप जानते हो कि इसके रेडियली आउटवर्ड होता है तो ई की भी दिशा इस तरफ होगी, मीनिंग दैट थीटा बराबर 0 होगा। इधर ही ई होगा, उधर डी एस होगा, थीटा बराबर 0 होगा। लिखेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू दी क्लोज्ड सरफेस, इलेक्ट्रिक फ्लक्स through the closed surface, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द क्लोज्ड सरफेस, ये हो जाएगा फाई ई इज इक्वल टू क्लोज्ड इंटीग्रेशन थ्रू द सरफेस वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी एस, या फाई ई इज इक्वल टू हो जाएगा क्लोज एस ई इंटू डी एस कास थीटा, या आपका फाई ई इज इक्वल टू हो जाएगा, ई को बाहर कर लेते हैं यहीं, अब बहुत हम इसको अंदर कर चुके हैं, ये हो जाएगा डी एस कास 0, तो फाई ई बराबर होगा ई इंटू डी एस है, इसको सॉरी ये आपका यस है, ये हो जाएगा आपका क्लोज इंटीग्रेशन डी एस, और क्लोज इंटीग्रेशन डी एस आप जानते हो 4 पाई आर स्क्वायर होता है, तो ये हो जाएगा फाई ई इज इक्वल टू ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, और यूजिंग गाउस लॉ, क्या हो जाएगा आपका फाई ई बराबर होता है क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, तो ये हो जाएगा आपका क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, ई बराबर होगा 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर। ये हो जाएगा आपका, ये सेम जैसे लगता है कि ये आपका एज इफ इलेक्ट्रिक सॉरी स्फीयर, कंडक्टिंग स्फीयर इज हैव ए पॉइंट चार्ज, जैसा हमने पॉइंट चार्ज के माध्यम से निकाला था वैसे ये भी आपका पॉइंट चार्ज की तरह ही है। इसको निकालेंगे, नोट कर लें इसको, नोट कर लीजिए। अब उसके बाद हम लोग चर्चा करें इनसाइड द स्फीयर, स्फीयर के अंदर, कंडक्टिंग स्फीयर के अंदर अगर चार्ज होगा तो क्या होगा। मिटा दें इसको, पास करके नोट करिएगा। आगे लिखेंगे, दूसरा पॉइंट इसका होगा इनसाइड द स्फीयर, इनसाइड द स्फीयर। सपोज करें कि हमारे पास एक कंडक्टिंग चार्ज स्फीयर है ये, और इसकी रेडियस पहले भी हमने माना था कैपिटल आर है, तो यहाँ भी मान लें ई, कोई पॉइंट आपका यहाँ पर पी था, यहाँ पर एक पॉइंट हम ले लेते हैं पी डैश लेते हैं। इस जो पॉइंट जो है इसके सेंटर से ओ दूरी आर दूरी पर है, सॉरी इसको एक्स दूरी लिखते हैं, ये एक्स दूरी पर है।
इस पॉइंट पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो हम वही गॉसियन सरफेस बनाएंगे। यहाँ भी वही गॉसियन सरफेस बनाएंगे। गॉसियन सरफेस अगर बना लें इसको, तो हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू दिस फ्लूइड सरफेस, वही यहाँ पर हम छोटा सा सरफेस एरिया ले लेंगे। इधर आपका होगा ds और इधर होगा e, थीटा का मान जो होगा 0 होगा, लिखेंगे। और ये आप जानते हो कि चार्ज है प्लस q से, ये आपका क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू दिस फ्लूइड सरफेस, इलेक्ट्रिक फ्लक्स through the fluid surface phi e closed integration vector e dash vector ds, या phi e इज इक्वल टू हो जाएगा क्लोज्ड इंटीग्रेशन e ds cos थीटा, या phi e इज इक्वल टू हो जाएगा क्लोज इंटीग्रेशन e ds cos 0, थीटा का मान यहाँ पर 0 है और cos 0 का मान 1 होगा। phi e इज इक्वल टू है e इंटू ds, या phi e इज इक्वल टू हो जाएगा e, और इसका क्लोज इंटीग्रेशन करोगे तो फिर वही 4 पाई यहाँ पर लिखेंगे x स्क्वायर, क्योंकि ये स्फीयर जो बन रहा है आपका, इसकी रेडियस x है। फिर से यूजिंग गॉस लॉ, phi e इज इक्वल टू q बाई एप्सिलॉन नॉट, q बाई एप्सिलॉन नॉट, यानी ये हम कर देंगे q बाई एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू, यहाँ पर q स्टूडेंट्स क्या लिखेंगे हम, ऊपर चार्ज है, चूंकि ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, तो इसको हम चार्ज डेंसिटी का इस्तेमाल करेंगे, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी का इस्तेमाल करेंगे। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो इज इक्वल टू हो जाएगा q बाई b, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। तो इसी दशा में क्या हो जाएगा, q बाई 4/3 पाई r क्यूब, 4/3 पाई r क्यूब, यानी q की जगह हम, या q बराबर आपका क्या हो जाएगा, q बराबर हो जाएगा सिग्मा इंटू 4/3 पाई r क्यूब, सिग्मा इंटू 4/3 पाई r क्यूब, हो गया q बराबर हो गया रो इंटू 4/3 पाई r क्यूब। अब स्टूडेंट्स हम निकालेंगे वॉल्यूम इनक्लोज्ड बाय दी क्लोज्ड सरफेस, चार्ज इनक्लोज्ड बाय दी क्लोज्ड सरफेस। तो क्लोज्ड सरफेस में कितना चार्ज होगा, इसमें सिग्मा की वैल्यू ये है आपका, तो हम लिखेंगे इसमें, लिख लेंगे चार्ज इनक्लोज्ड बाई क्लोज्ड सरफेस, क्लोज्ड सरफेस क्यू डैश इज इक्वल टू हो जाएगा रो इंटू 4/3 पाई एक्स क्यूब। अब यहाँ से रो की वैल्यू हम रख दें, यहाँ से रो की वैल्यू रख दें, तो क्यू डैश बराबर क्या होगा, ऊपर वाला मिटा दें हम, ये हम कह रहे हैं कि इसमें कितना चार्ज आएगा, अगर हम इसको निकाल देंगे तो यहाँ पर कितना चार्ज बचेगा, ये हम चर्चा कर रहे हैं। तो क्यू डैश बराबर आपका आ जाएगा, रो की वैल्यू रख दें, यहाँ रो की वैल्यू रखेंगे तो ये रो की वैल्यू आएगा क्यू बाई 4/3
4/3 Q बाई 4/3 पाई R क्यूब इंटू 4/3 पाई x क्यूब। ये ऐसे कैंसिल हो गया, ये ऐसे क्या हुआ आपका कैंसिल हो गया। डैश डैश बराबर हो गया Q x क्यूब बाई R क्यूब, x क्यूब बाई R क्यूब। स्टूडेंट्स हम यहाँ पर ये ध्यान दें कि यह जो है वही चार्ज था जो इसमें क्लोज था, इस सरफेस के अंदर था। ये जो चार्ज कौन सा था, जो इसके सरफेस के अंदर था। हमने जो ये आपका गॉस लॉ लिया था उसमें जो हम दिखा रहे थे कि आपका क्लोज इंटीग्रल E इंटू डी एस है इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। इसको हमने क्यू आई लिखा था। जो इस क्लोज्ड सरफेस के अंतर्गत आवेश होता उसी को हम लेते हैं, तो ये हम लिखेंगे क्यू डैश, यानी ये आपका हो जाएगा क्यू डैश बटे एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू हो जाएगा ई इंटू 4 पाई एक्स स्क्वायर। क्यू डैश की वैल्यू रख दें हम यहाँ पर, तो ये हमारे पास क्या मिलेगा, क्यू डैश की अगर वैल्यू रख दें तो हमारे पास मिलेगा क्यू इंटू एक्स क्यूब बाई आर क्यूब बटे एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू ई इंटू 4 पाई एक्स स्क्वायर। 4 पाई एक्स स्क्वायर आपका होगा, तो ई बराबर क्या हो जाएगा, थोड़ा सा ई बराबर क्या हो जाएगा आपका, या एक स्टेप और लिख लें तो कन्फर्म हो जाएगा, क्यू एक्स क्यूब बटे आर क्यूब एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू ई इंटू 4 पाई एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर इसे काट दें तो केवल एक्स बचेगा यहाँ पर, यानी ई बराबर हो जाएगा आपका, ई बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो होगा ही 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये हो जाएगा क्यू एक्स बटे आर क्यूब, क्यू एक्स बटे आर क्यूब। ये कंडक्टिंग स्फीयर के द्वारा जो है किसी बिंदु पर, कंडक्टिंग स्फीयर के द्वारा उसके इनर साइड पे अंदर जो है किसी बिंदु पर कितना होगा। स्टूडेंट्स अगर x का मान 0 रख दें तो y का मान 0, यानी इसके सेंटर पर 0 होगा। जैसे इसका मतलब है कि जैसे जैसे सरफेस के अंदर जाते जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड का मान 0 होता चला जाएगा। और अगर x बराबर जो है हम कैपिटल R इसकी सरफेस की बात करें तो कैपिटल R यहाँ रख दोगे तो यार स्क्वायर हो जाएगा, ये इसको काट दोगे तो यहाँ पर R स्क्वायर बचेगा। और इसी तरह से अगर यहाँ पर कोई बात करें दूरी पर तो कैपिटल R की जगह रख दो कैपिटल R, यहाँ पर R स्क्वायर हो जाएगा। फिर आप इसमें x की वैल्यू जो है अंदर बाहर रख करके जो है इससे आप इलेक्ट्रिक फील्ड जो है किसी कंडक्टिंग स्फीयर के द्वारा आप ज्ञात कर सकते हैं। स्टूडेंट्स आज के क्लास में बस इतना ही। अगले क्लास में हम इसके अगले टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे। तब तक आप लोग अध्ययन करते रहिए। बेस्ट ऑफ लक।